तो उनकी भी आय दोगुनी हो जाएगी, उनको भी बहुत सुविधाएं दी जाएंगी, बिजली फ्री दी जाएगी। सभापति महोदया, उन्हें फ्री बिजली नहीं दे सका। ये आश्वासन था आपका। और आज अगर उत्तर प्रदेश पिछड़ इसलिए रहा है क्योंकि सबसे महंगी बिजली अगर कहीं कोई पा रहा है तो उत्तर प्रदेश पा रहा है। और मुझे याद है, क्योंकि बात ये मुझे इसलिए कहना चाहिए, बीजेपी के एक विधायक जो सबसे बुजुर्ग थे, वो देश के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली 24 घंटे आए, उसके लिए वो धरने पे बैठ गए थे। वहां के अधिकारियों ने कहा कि बुजुर्ग हैं, इनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, इनका धरना आप उठवा दीजिए। मैंने सभापति महोदय उनको बुलाया, मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। उसी दिन मैंने फैसला ले लिया कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 24 घंटे रहेगी बिजली। और मैंने उससे मांग की सभापति महोदय कि उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री को बनाने में सबसे बड़ा सहयोग किया है, इसका कम से कम बिजली का कोटा तो बढ़ जाए यूपी का। वो 8 साल हो गए, उत्तर प्रदेश ने देश के प्रधानमंत्री को तो दे दिया, लेकिन अभी तक बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। हमें उम्मीद है 11 शुभ होता है, इस 11वें बजट में कुछ तो सुविधाएं ऐसी उत्तर प्रदेश को दी जाएंगी जिससे वहां के लोगों को लाभ पहुंचे, मदद पहुंचे। जहां किसान आत्महत्या कर रहा है, और पिछले 10 साल में सरकार जानती होगी कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है, लाखों लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जहां किसान तकलीफ और परेशानी में है, वहीं सबसे ज्यादा अगर संकट किसी चीज पे आया तो वो नौकरी पर आया है, रोजगार पे आया है। जब सरकार का बजट मैं पढ़ता हूं तो जो स्कीम्स लाई जा रही हैं उसमें, क्या ये स्कीम नौजवान को पक्की नौकरी दिलाएगी? क्या इन स्कीम से 5,000 रुपए देकर के आप नौजवान का भविष्य बनाना चाहते हैं? आप क्या दे रहे हैं आप? और मुझे तो ये लगता है कि जो वर्क फोर्स आप बना रहे हैं ट्रेनिंग देकर के सरकार के पैसे से, अंतोगत्वा इनको भी एक्सप्लॉइट वही लोग करेंगे, उद्योगपति। आखिरकार जब इतनी टेक्निकल, इतनी ट्रेन फोर्स होगी, तो आप ये मुझे बताइए कि उसके भविष्य क्या होगा। अगर इतने बड़े पैमाने पे आप ट्रेनिंग करा रहे हो, सरकार का बजट उसमें खर्च हो रहा है, तो सभापति महोदय उनका भविष्य क्या होगा? 500 के बाद। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है, सभापति महोदय, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। सभापति महोदय, मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर के कह दीजिए अग्निवीर व्यवस्था अच्छी है। मैं इस सभा में खड़े होकर कहता हूं, उस राज्य से तो हिमाचल प्रदेश से
जिसने पहला परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा दिए। कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहीद होने वाले हिमाचल प्रदेश के वीर नौजवान थे। 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 कैप्टन विक्रम बत्रा और सूबेदार संजय कुमार हिमाचल प्रदेश से हुए। और मैं कहता हूं, जी हाँ, जो लंबे समय से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की किसी सरकार ने पूरी नहीं की, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने यहां पर पूरी की है। और मैं एक बात और कहता हूं, अखिलेश यादव जी सुन ले, अग्निवीर में 100% एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है और रहेगी। माननीय सदस्य साहब अपनी बात। सभापति महोदया, जो मैंने बहुत छोटा सवाल पूछा था, मैं दूसरी बात कहता हूं। अगर ये जो बात आप कह रहे हो, तो आपको जरूरत क्यों पड़ रही कि आपको उत्तर प्रदेश में और प्रदेशों में कोटा देना पड़ रहा है 10%? सभापति महोदय, सभापति महोदय, सभापति महोदय, बैठिए, सभापति महोदय, जहां तक परमवीर, रुकाइए, अरे सुनिए मेरे को। माननीय सदस्य आप अपनी सभापति महोदय, सभापति महोदय, चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? चेल जानते हैं आप कहाँ हैं? कभी गए हो मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं। परमवीर चक्र कर रही हूँ, आपस में चर्चा न ये सभापति महोदय, ये सभापति महोदय, जी 1 मिनट से भी कम, मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। राहुल गांधी जी के साथ बैठकर अब वहां बुलाने का झूठ बोलने की आपको आदत पड़ गई। प्लीज बैठिए, प्लीज। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूं, अपनी बजट पर चर्चा करें। सभापति महोदय, आपका समय सभापति महोदय, मैं प्लीज कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द में बताता हूँ, दर्द में बताता हूँ। माननीय सदस्य से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द में बताता हूँ, दर्द में बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए, प्लीज बजट पर चर्चा सभापति करिए। दर्द में बताता हूँ, देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय, अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप बजट पर पूरा अपनी बात रखिए। सभापति महोदय, अग्निवीर स्वीकार नहीं कर सकते। जब भी हम सत्ता में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना। माननीय सदस्य, और देखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, आप कहां बैठे मिलोगे? और दूसरे हमारे साथी हैं जो हमें लेकर के यहाँ लाए थे। माननीय सदस्य, मैं आग्रह कर रही हूं, कंप्लीट करिए। सभापति महोदय, मैं 1-2-3 बातें कहता हूँ यूपी को लेकर के, मैं मांग करता हूँ। कंप्लीट करिए आप। सभापति महोदय, चंबल एक्सप्रेस वे बनना चाहिए, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे जो 1 लाख करोड़ का बना है, वो दिल्ली मुंबई से है। और यूपी को क्यों नहीं जोड़ रहे हैं आप? गंगा को लेकर के सब चिंतित हैं। गंगा की सफाई अभी नहीं हुई है। जो बजट गया पता नहीं कहां चला गया, किसी को नहीं पता। जैसे पानी बहा वैसे ही बजट भी चला गया। दूसरा, क्योंकि मंत्री जी बैठे हैं, वो जानते होंगे मंत्री जी कि देश की सबसे अच्छी लाइन सफारी बनी है इटावा में। और उस लाइन सफारी को बनाने में हम लोगों को बहुत समय लगा, क्योंकि एक लाइन सफारी, एनिमल सफारी अगर बननी हो
उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत जगह से परमिशंस लेनी पड़ती हैं। हम लोगों को परमिशंस नहीं मिली, और क्योंकि वो प्रोजेक्ट अच्छा है, एशियाटिक लाइन्स की ब्रीडिंग शुरू हो गई वहाँ पर। ये सरकार इसलिए नहीं शुरू करना चाहती है क्योंकि वो समाजवादियों ने बनाई है। पहली बार देश में एशियाटिक लाइन्स पैदा हो रहे हैं। नहीं, वहाँ पर इटावा में पहली बार हो रहे हैं, और वो इसलिए नहीं शुरू कर रहे हैं। और वो शेर मैं बता दूंगा आपको, शेर आया था कि कोई और आया था, वो कहानी में नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर, फिर मैं बोल दूंगा तो फिर कहोगे कि क्या बोल दिया मैंने, इसलिए मत बुलवाइए तो ये अच्छा है। कि कुछ तो धन्यवाद माननीय सदस्य, धन्यवाद। कुछ मत बुलवाइए मुझसे। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लायन सफारी, एनिमल सफारी उस क्षेत्र की, यूपी की प्राइड है वो, कि पहली बार ब्रीडिंग सेंटर एशियाटिक वहाँ पर बन गया है। दिल्ली की सरकार और यूपी की सरकार मिलकर के उसको शुरू नहीं होने दे रही है। मुझे उम्मीद है कि उसको शुरू करवा देंगे आप। अखिलेश जी, कुछ ज्ञान माननीय विपक्ष के नेता को भी दे दीजिए। आपने अच्छा भाषण दिया, उनको भी सिखा दीजिए। हालांकि अयोध्या को मैंने कहा हम काम नहीं रोक रहे हैं, लेकिन सभापति महोदय मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों का कौन टाउन प्लानर है, कौन आर्किटेक्ट है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये जब सरकार से चले जाएंगे तो विश्व की सबसे बढ़िया नगरी अगर कोई बना करके दिखाएंगे तो वो अयोध्या नगरी होगी। माननीय सदस्य, क्योंकि इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं हो सकता। जो सरकार मंचों से ये कहती थी कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, आज तो 11 साल हो गए सरकार को। किसान की आय दोगुनी हो गई क्या सरकार बताए? और अभी मैं बहुत सारे माननीय सदस्यों को जब सुनता हूं तो वो कहते हैं कि हम एमएसपी दे रहे हैं। अगर आप एमएसपी दे रहे हैं तो उसकी कानूनी गारंटी क्यों नहीं दे रहे हैं आप कानूनी गारंटी दीजिए। और फिर कई बार सुनने को मिलता है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके एमएसपी की कब जारी करेंगे आप? और फिर आय दोगुनी में आप कितना देंगे किसान को? जो पिछले बार बजट में कहा गया था कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ देश को मिलेगा। अगर 1 लाख करोड़ देश को मिला होगा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो कम से कम यूपी का शेयर कुछ तो रहा होगा। सभापति महोदय, सरकार ने अगर एक भी मंडी बनाई हो तो बता दें। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप कोई चीज सुधारने के लिए कोई परिवर्तन कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए किसी को पहले ही बता दे रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन किसान कहां जाएगा जहां उसको रेट मिलेगी? और फिर ये इस बजट में कहा जा रहा है कि हम 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज लाएंगे। तो सभापति महोदय, हम अपने माननीय मंत्री से कहेंगे कि वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो आप काम पिछले कितने वर्षों से कर रहे हैं, क्या हुआ उस ग्लोबल वार्मिंग का? COP21 में भी आप हुआ है, G20 में भी आपने आश्वासन दिया, और कुछ नहीं किया। तो आपको क्या लाना पड़ रहा है? 109 हाई यील्डिंग एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज। आप मुझे बताओ किसान पर कब तक पहुंचाओगे आप? और उसको पहुंचाने के लिए आपके पास क्या इंतजाम है? और फिर दूसरे पैराग्राफ में फिर बदल जाते हैं आप। अभी आप बात कर रहे हैं रेजिलिएंट वैरायटीज की, और फिर आप कह रहे हैं कि हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। सभापति महोदय, इस सरकार बताए कि रेजिलिएंट क्रॉप सीड्स कब तक पहुंचा देंगे, उससे लाभ किसानों को कैसे मिलेगा? और फिर नेचुरल फार्मिंग जो अभी भी कर रहा है किसान कई जगह पर, उसके लिए क्या अलग से पैकेज है आपके पास बजट में? आपने तो केवल सभापति महोदय एक चीज सीखी है पार्ले जी बिस्किट से, महंगाई और मुनाफा। इस सरकार ने 10 साल में डीएपी की बोरी को, खाद की बोरी को छोटा कर दिया। इससे और ज्यादा छोटा मत करना आप।
और आपने डीएपी, जब किसान डीएपी लेने गया तो सरकार ने कहा कि बिना नैनो यूरिया के आप नहीं मिलेगा आपको। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि नैनो यूरिया से क्या लाभ पहुंचा है किसानों को, ये बताइए। नैनो यूरिया से क्या लाभ पहुंचा है सरकार बताए। हमारे यहां बड़े बड़े आयोजन हुए सभापति महोदय, इन्वेस्टमेंट मीट के बड़े बड़े आयोजन हुए इन्वेस्टमेंट मीट के, और 5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हो गए, 5 लाख करोड़ के। मैं ये सभापति महोदय, बजट हमारी क्या मदद कर रहा है उत्तर प्रदेश के उद्योग लाने के लिए। और ऐसे आयोजन हुए जिसमें देश के प्रधानमंत्री आए, देश के राष्ट्रपति आए, और देश के जितने बड़े उद्योगपति सब आए थे। लेकिन आज यूपी को क्या मिला वहां पर? किसानों के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़े बड़े एमओयू हुए, लेकिन आज जमीन पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे याद है समाजवादी सरकार में, क्योंकि देश का सबसे ज्यादा उत्पादन दूध का अगर कहीं हो रहा है तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और उस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उस समय की सरकार ने फैसला लिया कि अगर बाहर से भी कोई डेयरी या डेयरी प्लांट लगाना चाहेगा तो उसमें सरकार सहयोग करेगी। और परिणाम ये हुआ कि गुजरात की 3 अमूल प्लांट लग गए यूपी में। तो मैंने उद्घाटन किए, एक डेयरी से हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। लेकिन उसके बाद कोई नया प्लांट आया हो तो बता दें। जो अमूल से पुरानी संस्था है, क्या उसका सहयोग कुछ करेंगे आप लोग? क्या आप पराग का सहयोग करेंगे कुछ? न केवल दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है, बल्कि चीनी में और गन्ने की पैदावार में भी कभी आगे कभी पीछे होता है। किसानों को भरोसा दिलाया गया था कि उनकी भी आय 2 गुनी हो जाएगी, उनको भी बहुत सुविधाएं दी जाएंगी, बिजली फ्री दी जाएगी। सभापति महोदया, उन्हें फ्री बिजली नहीं दी सका। ये आश्वासन था आपका। और आज अगर उत्तर प्रदेश पिछड़ इसलिए रहा है क्योंकि सबसे महंगी बिजली अगर कहीं कोई पा रहा है तो उत्तर प्रदेश पा रहा है। और मुझे याद है, क्योंकि बात ये मुझे इसलिए कहना चाहिए, बीजेपी के एक विधायक जो सबसे बुजुर्ग थे, वो देश के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में बिजली 24 घंटे आए, उसके लिए वो धरने पे बैठ गए थे। वहां के अधिकारियों ने कहा कि बुजुर्ग हैं, इनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, इनका धरना आप उठवा दीजिए। मैंने सभापति महोदय उनको बुलाया, मैंने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए। उसी दिन मैंने फैसला ले लिया कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में 24 घंटे रहेगी बिजली। और मैंने उससे मांग की सभापति महोदय कि उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री को बनाने में सबसे बड़ा सहयोग किया है, इसका कम से कम बिजली का कोटा तो बढ़ जाए यूपी का। वो 8 साल हो गए, उत्तर प्रदेश ने देश के प्रधानमंत्री को तो दे दिया, लेकिन अभी तक बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। हमें उम्मीद है 11 शुभ होता है, इस 11वें बजट में कुछ तो सुविधाएं ऐसी उत्तर प्रदेश को दी जाएंगी जिससे वहां के लोगों का लाभ पहुंचे, मदद पहुंचे। जहां किसान आत्महत्या कर रहा है, और पिछले 10 साल में सरकार जानती होगी कि कितने किसानों ने आत्महत्या की है, लाखों लाख किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जहां किसान तकलीफ और परेशानी में है,
वहीं सबसे ज्यादा अगर संकट किसी चीज पे आया तो वो नौकरी पर आया है, रोजगार पे आया है। जब सरकार का बजट मैं पढ़ता हूं तो जो स्कीम्स लाई जा रही हैं उसमें क्या ये स्कीम नौजवान को पक्की नौकरी दिलाएगी? क्या इन स्कीम से 5,000 रुपए देकर के आप नौजवान का भविष्य बनाना चाहते हैं? आप क्या दे रहे हैं आप? और मुझे तो ये लगता है कि जो वर्क फोर्स आप बना रहे हैं ट्रेनिंग देकर के सरकार के पैसे से, अंतोगत्वा इनको भी एक्सप्लॉइट वही लोग करेंगे, उद्योगपति। आखिरकार जब इतनी टेक्निकल, इतनी ट्रेन फोर्स होगी तो आप ये मुझे बताइए कि उसके भविष्य क्या होगा? अगर इतने बड़े पैमाने पे आप ट्रेनिंग करा रहे हो, सरकार का बजट उसमें खर्च हो रहा है, तो सभापति महोदय उनका भविष्य क्या होगा? 500 के बाद। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है सभापति महोदय, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय